हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सी स्वीप के चैप्टर 7 का कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चैप्टर 7 जो है मटेरियल इंस्पेक्शन पे बेस्ड है, तो जो सी स्वीप का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं या कोई जनरल भी देख सकता है, क्योंकि ये बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस इसमें हमें मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है संदीप आनंद, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मेरा 14+ ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है और मेरी हॉबी अपना नॉलेज शेयर करना। मैं अपना नॉलेज अपने वेबसाइट weldingandndity.com के थ्रू शेयर करता हूं और जो दूसरा मोड है वो है मेरा यूट्यूब चैनल youtube.com/weldingandndt। तो मैं अपने वेबसाइट और यूट्यूब से अपना नॉलेज शेयर करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस इनिशिएटिव को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक ज्वाइन का बटन दिखेगा, उस चैनल को आप ज्वाइन पे क्लिक करके एक छोटा सा अमाउंट पे करके आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल वेल्डिंग एंड एनडीटी। इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर पहले से ही बहुत सारे स्टडी मटेरियल, कोड्स और स्टैंडर्ड्स अपलोडेड है, तो आप वहां जाके फाइल सेक्शन से आप अपने जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट से ढूंढ के डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है द कंपोजिशन ऑफ स्टील इज चेंज फ्रॉम 0.15% कार्बन एंड 0.6% मैग्नीज टू 0.2% कार्बन एंड 1.2% मैग्नीज। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कार्बन का परसेंटेज जो है, कार्बन और मैग्नीज दोनों का ही परसेंटेज स्टील में बढ़ा दिया गया है। पहले था 0.15, इसको बढ़ा के 0.2% कर दिया गया और मैग्नीज जो था पहले 0.6% था, उसको बढ़ा के 1.2 कर दिया गया। तो दोनों ही परसेंटेज बढ़ गए हैं। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि माइट दिस इन्फ्लुएंस द इंसिडेंस ऑफ पोरोसिटी। इससे क्या पोरोसिटी बढ़ेगा या इससे पोरोसिटी इन्फ्लुएंस होगा, क्रैकिंग इन वेल्ड एरिया होगा, अंडरकट होगा या लैक ऑफ रूट फ्यूजन होगा। तो इसमें क्या अकर होगा? तो फ्रेंड्स, ये चारों ऑप्शन वाइज ऑप्शन हम समझेंगे। देखिए, पहला जो ऑप्शन था पोरोसिटी था, तो लेट अस एनालाइज ईच पोटेंशियल इफेक्ट। पोरोसिटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हम कार्बन और मैग्नीज को बढ़ा देते हैं, तो पोरोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैग्नीज हमने क्या किया, मैग्नीज बढ़ाया इसमें, तो मैग्नीज हमने 0.6 से 1.2% कर दिया। अब मैग्नीज ज्यादा करने के कारण क्या होगा, पोरोसिटी कम होगा, बढ़ेगा नहीं, पोरोसिटी रिड्यूस होगा, क्योंकि मैग्नीज एक डीऑक्सीडाइजर का काम करता है। मैग्नीज एक डीऑक्सीडाइजर का काम करता है और डीऑक्सीडाइजर होने के कारण ये ऑक्सीजन के कंटेंट को कम करता है, तो पोरोसिटी आने के चांसेस कम होंगे। मतलब इससे पोरोसिटी आने के चांसेस कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं। जो दूसरा ऑप्शन है क्रैकिंग इन द वेल्ड एरिया, तो देखिए, अगर हम कार्बन और मैग्नीज को बढ़ाते हैं तो जो कार्बन और मैग्नीज है वो स्टील के हार्डनेबिलिटी को इफेक्ट करता है, स्टील हार्डन होता है, तो क्रैकिंग हो सकता है। तो मतलब अगर कार्बन और मैग्नीज को हम बढ़ाते हैं परसेंटेज, तो क्रैकिंग होने के चांसेस हैं। तो क्योंकि अगर वेल्डिंग हमने कंट्रोल नहीं किया तो क्रैकिंग होने के चांसेस होंगे। जो तीसरा ऑप्शन है अंडरकट फॉर फिलेट वेल्ड, देखिए अंडरकट जो है मोस्टली वेल्डिंग पैरामीटर के कारण आता है। वेल्डर के ऑपरेटर में, जैसे वेल्डर जो है अगर ऑपरेटिंग वेल्डिंग पैरामीटर सही नहीं लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल करंट बहुत ज़्यादा करेगा, तो आपको अंडरकट आने का चांस है। लेकिन वेल्डिंग पैरामीटर के साथ साथ बेस मेटल के कंपोजिशन के कारण भी अंडरकट आ सकता है। मतलब वेल्डिंग पैरामीटर जो है वो सबसे प्रोमिनेंट है, बट बेस मेटल का कंपोजिशन होने के कारण भी चांसेस है अंडरकट आने के। मतलब अंडरकट आ सकता है अगर आपने ये परसेंटेज चेंज किया है तो। लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि अंडरकट जो है, अंडरकट मोस्टली जो आता है वो आता है वेल्डिंग पैरामीटर के कारण। अब जो तीसरा ऑप्शन है लैक ऑफ रूट फ्यूजन डिफेक्ट, तो देखिए अगर हमने मैग्नीज का कंटेंट बढ़ा दिया तो मैग्नीज के कारण क्या होता है, मैग्नीज के कारण रूट फ्यूजन जो है वो इंप्रूव होता है। तो लैक ऑफ रूट फ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा नहीं होंगे, कम होंगे, क्योंकि मैग्नीज इंप्रूव करता है रूट फ्यूजन को। इससे पेनिट्रेशन बहुत अच्छा होता है और फ्यूजन अच्छा होता है। मैग्नीज हम बढ़ाएंगे तो पेनिट्रेशन और फ्यूजन होने का चांसेस ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो चारों ऑप्शन दिए थे इसमें पोरोसिटी जो है, पोरोसिटी बढ़ेगा नहीं बल्कि कम होगा। जो
रूट फ्यूजन है ये भी कम होगा। ये दो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने नेग्लेक्ट हटा दिया क्योंकि ये तो बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। अभी जो दो ऑप्शन है क्रैकिंग इन वेल्ड एरिया और अंडरकट फॉर फिलेट वेल्ड, इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट हमें ये लगता है क्रैकिंग इन द वेल्ड एरिया। अगर हमने कार्बन और मैग्नीज का परसेंटेज बढ़ाया है तो हार्डनेबिलिटी को डेफिनेटली बढ़ाएगा और उससे क्रैकिंग होने का चांसेस है। जबकि अंडरकट जो है, अंडरकट मोस्टली वेल्डिंग पैरामीटर के अनकंट्रोल्ड होने पे आते हैं, वेल्डर के स्किल के कारण आते हैं। बेस मेटल का जो कंपोजिशन होता है बहुत कम प्ले करता है। तो इन चारों में जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है वो है बी, क्रैकिंग इन द वेल्ड एरिया। इसके आने के चांसेस ज्यादा है अगर हमने कार्बन और मैग्नीज के परसेंटेज को बढ़ाया है तो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉयज इज नॉन मैग्नेटिक। ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं चारों में से कौन सा नॉन मैग्नेटिक है। पहला है 4% क्रोमियम मोलिबेडनम, बी है 12% क्रोमियम, सी है ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील और डी है 9% निकल स्टील। तो फ्रेंड्स देखिए क्रोमियम और मॉली, क्रोम और मॉली जो है वो मैग्नेटिक होते हैं और वो उससे मैग्नेटिक जो अलॉय है वो मैग्नेटिक होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट हो जाएंगे। जहां क्रोम और मॉली है वो अलॉय मैग्नेटिक होगा। यहाँ जो सी ऑप्शन है ऑस्टेनिटिक स्टील, देखिए फ्रेंड्स ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील जनरली नॉन मैग्नेटिक होता है तो ये करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन जो डी ऑप्शन दिया गया है 9% निकल स्टील, देखिए निकल क्या होता है, जिस अलॉय में निकल आ जाता है वो अलॉय भी नॉन मैग्नेटिक हो जाता है। तो यहाँ आपको इन 4 में से सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट चुनना है। तो इन 4 में से सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील होगा। देखिए ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील में क्या हाई निकल कंटेंट होता है, उसका जो क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है जिससे कि ये नॉन मैग्नेटिक होता है। और जो 9% निकल स्टील है वो भी नॉन मैग्नेटिक होगा। लेकिन दोनों को अगर कंपैरिजन करेंगे तो सबसे ज्यादा नॉन मैग्नेटिक हमारा ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील होगा। जो 9% निकल होगा उसमें थोड़ा बहुत मैग्नेटिक इफेक्ट रहेगा, उसमें थोड़ा बहुत मैग्नेटिक इफेक्ट रहेगा। जो 9% हमारा निकल स्टील है। तो हमारा जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एडिशन ऑफ विच एलिमेंट इन स्टील इंक्रीज इट्स टफनेस एट सब जीरो टेम्परेचर। सब जीरो का मतलब होता है जीरो के नीचे, मतलब ठंडे कंडीशन में, बहुत ही ठंडा कंडीशन, -10, 20, 30, 40, 50, 60 डिग्री। तो सब जीरो कंडीशन में किस एलिमेंट को हम ऐड करेंगे ताकि स्टील का टफनेस बढ़ जाए। देखिए स्टील का टफनेस अगर बढ़ाना है तो 2 एलिमेंट होते हैं, निकल और मॉली। निकल और मॉली दोनों से स्टील के टफनेस बढ़ते हैं, लेकिन जो निकल है वो स्पेशली ठंडे कंडीशन में, मतलब सब जीरो कंडीशन में निकल जो स्टील का टफनेस को बढ़ाता है। और मॉली जो है एलिवेटेड, मतलब हायर टेम्परेचर पे मॉलिबेडनम जो है उसके टफनेस को बढ़ाता है। यह देखिए एक्सप्लेनेशन पे, व्हेन इट कम्स टू टफनेस एट सब जीरो टेम्परेचर निकल इज ऑफन मोर प्रोमिनेंटली एसोसिएटेड विद दिस प्रॉपर्टी। सब जीरो टेम्परेचर पे निकल सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा। लेकिन मॉलिबेडनम जो है, मॉलिबेडनम इंडीड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंप्रूविंग द टफनेस स्टील स्पेशली एट एलिवेटेड टेम्परेचर। एलिवेटेड टेम्परेचर के ऊपर जो टफनेस अगर बढ़ाएगा तो मॉली बढ़ाएगा और सब जीरो टेम्परेचर पे निकल बढ़ाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हेल्प इन इंप्रूव्ड क्रीप प्रॉपर्टीज एट एलिवेटेड टेम्परेचर। एलिवेटेड टेम्परेचर पे जो एलिमेंट क्रीप प्रॉपर्टीज इंप्रूव करता है स्टील का वो है मॉलिबेडनम। मॉलिबेडनम एलिवेटेड टेम्परेचर पे आपको ये भी बढ़ाता है, टफनेस भी बढ़ाता है और आपको क्रीप प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज करता है। तो यहाँ आंसर लिखा हुआ है मॉलिबेडनम इंप्रूव्स द क्रीप प्रॉपर्टीज एट स्टील एट एलिवेटेड टेम्परेचर बाय फॉर्मिंग स्टेबल कार्बाइड्स, inhibiting grain coarsening and enhancing resistance to deformation through solid solution strengthening। इसको अगर हम लेमन के लैंग्वेज में समझे तो मॉलिबेडनम इज लाइक अ सुपर हीरो फॉर स्टील। देखिए मॉलिबेडनम जो है स्टील के लिए एक सुपर हीरो है। हायर टेम्परेचर के ऊपर, हायर टेम्परेचर के ऊपर स्टील के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो क्या करता है, ये स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बोले तो क्या है, ये जो स्पेशल स्टेबल कार्बाइड इनहिबिटिंग ग्रेन कोर्सनिंग है, यही है। तो इससे क्या होता है कि स्टील वीकर, कमजोर होने से बचता है
और कमजोर और डिफॉर्म होने से बचता है जब वो गर्म होता है एलिवेटेड टेम्परेचर पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम बिल्डिंग में सरिया को यूज करते हैं बिल्डिंग को मजबूत करने के लिए, वैसे ही हम स्टील में मोलिब्डेनम को यूज करते हैं, ऐड करते हैं स्टील को मजबूत करने के लिए एलिवेटेड टेम्परेचर पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड इन स्टील बाय। अब देखिए स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज हो सकता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एनेलिंग, गैल्वेनाइजिंग, एडिशन ऑफ कार्बन, कास्टिंग। मैं 2 सेकंड का टाइम देता हूं, आप सोचिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए 2 सेकंड के अंदर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर अब मैं बताता हूं। देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, यहां कुछ लोगों का मत हो सकता है एनीलिंग और कुछ लोग कहेंगे एडिशन ऑफ कार्बन। तो यहां फिर से हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनना है। अगर 4 ऑप्शन में से एक ही को चुनना है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना होगा। तो मैंने एडिशन ऑफ कार्बन को चुना है। देखिए कार्बन क्या है, सबसे कॉमन अलाइंग एलिमेंट है स्टील में और स्टील के स्ट्रेंथ को काफी इंप्रूव करता है। अब देखिए क्या होता है कि कार्बन जो है ऐड करेंगे तो स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ डायरेक्टली इंप्रूव होता है। डायरेक्टली मतलब कार्बन ऐड करेंगे तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है कि एक सर्टन लिमिट के बाद अगर कार्बन हम बढ़ाते हैं तो उसका हार्डनेस फिर बढ़ने लगेगा, टेंसाइल हार्डनेस और ब्रिटलनेस बढ़ेगा बट टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं इंक्रीज होगा। लेकिन जनरल टर्म में हम यही कहते हैं कि कार्बन अगर हम ऐड कर रहे हैं तो स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग एनीलिंग भी बोल सकते हैं। तो देखिए एनीलिंग का क्या है, एनीलिंग का जो कॉमन जो डेफिनेशन या कॉमन जो परसेप्शन है, एनीलिंग हम करते हैं स्टील की डक्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए और हार्डनेस को रिड्यूस करने के लिए। बट एनीलिंग का जब भी टर्म हम देखेंगे तो वहां टेंसाइल स्ट्रेंथ का यूज नहीं किया जाता है। तो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट जो आंसर मुझे लगता है वो है एडिशन ऑफ कार्बन। कार्बन को ऐड करेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए, तो इसका आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एलिमेंट्स हैज द ग्रेटर इफेक्ट ऑन द हार्डनेबिलिटी ऑफ ए स्टील प्लेट। हार्डनेबिलिटी क्या होता है फ्रेंड्स, पहले तो हमें जान लेते हैं, मतलब बहुतों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बताता हूं। देखिए हार्डनेबिलिटी क्या होता है, तो हार्डनेबिलिटी होता है स्टील की एबिलिटी, कितनी आसानी से वो हार्डन हो सकता है, उसे ही हार्डनेबिलिटी कहते हैं। तो हार्डनेबिलिटी ऑफ स्टील रिफर्स टू इट्स एबिलिटी टू बी हार्डेंड थ्रू हीट ट्रीटमेंट। तो हीट ट्रीटमेंट के द्वारा स्टील को कितना इजीली हम हार्डन कर सकते हैं, वही उसकी हार्डनेबिलिटी होती है। तो एक एबिलिटी टू बी हार्डेंड थ्रू हीट ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, मॉली, क्रोमियम, टिटेनियम और कार्बन। इन चारों ही हम स्टील की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए डालते हैं, बट इन चारों में जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा कार्बन। कार्बन का जो है सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होता है स्टील के हार्डनेबिलिटी पे। तो इसका आंसर होगा कार्बन। और जो मॉली, क्रोमियम और टिटेनियम है ये भी जो है स्टील के प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करते हैं, बट डायरेक्टली अगर हार्डनेबिलिटी को अगर कोई बढ़ाता है हीट ट्रीटमेंट के लिए तो वो है कार्बन। तो आंसर होगा डी कार्बन। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू प्रिवेंट द हार्डनिंग एंड क्रैकिंग ऑफ हाई कार्बन स्टील प्लेट ड्यूरिंग फ्लेम कटिंग इट इज एडवाइजेबल। तो देखिए हाई कार्बन स्टील का प्लेट है उसको फ्लेम कटिंग कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है प्री हीट द प्लेट। प्लेट को हम प्री हीट करेंगे तो हम उसको ये क्रैकिंग से बचा सकते हैं। देखिए प्री हीट को अगर हम प्लेट को प्री हीट करते हैं तो प्लेट क्या धीरे धीरे कूल होता है, मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट कम होता है और स्टील धीरे धीरे कूल होता है, जिससे कि हम उसको हार्डन और क्रैकिंग से बचा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, रिक्रिस्टलाइजेशन ड्यूरिंग एनीलिंग। एनीलिंग एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, तो रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन ड्यूरिंग एनीलिंग इज यूज्ड टू मेक स्टील। मतलब हम एनीलिंग क्यों करते हैं, तो एनीलिंग हम करते हैं स्टील को सॉफ्ट बनाने के लिए। तो इसका आंसर होगा annealing। तो annealing including recrystallization, annealing is a heat treatment process that promotes the formation of new strain free grains in steel। तो क्या annealing करते हैं तो हम न्यू स्ट्रेस फ्री ग्रेन्स उसके अंदर डेवलप होता है, तो इससे मटेरियल सॉफ्ट होता है, उसकी डक्टिलिटी इंप्रूव होती है। तो इसका आंसर सॉफ्टर होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एमपीआई। एमपीआई होता है मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। देखिए कोई भी मटेरियल जो मैग्नेटाइज हो सकता है उसको हम एमपीआई कर सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि आप किस पे मैग्नेटिक एमपीआई नहीं कर पाएंगे। तो इनमें से जो मटेरियल नॉन मैग्नेटिक होगा, जिसको हम मैग्नेटाइज नहीं कर पाएंगे, उसके ऊपर हम एमपीआई नहीं परफॉर्म कर सकते। ऑप्शन है लो कार्बन स्टील, बट वेल्ड। ये बट वेल्ड वैसे ही आपको थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए दिया गया है, यहाँ मटेरियल को हमें सिर्फ देखना है। तो जो कार्बन स्टील है वो मैग्नेटाइज होता है, तो इसके ऊपर एमपीआई कर सकते हैं। ऑप्शन बी है ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील नॉन मैग्नेटिक होता है, तो इसके ऊपर हम एमपीआई नहीं कर सकते। और जो दूसरा मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील में फ्रेंड्स ऐसा है कि इसके ऊपर एमपीआई हो सकता है क्योंकि ये मैग्नेटाइज होगा, तो इसका ऑप्शन बी होगा। ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील फिलेट वेल्डेड वायर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर सीरीज अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।